बात करेंगे दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की, जहां पर दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दबंगों ने एक मामूली विवाद के बाद छात्रों पर दनादन फायरिंग कर दी और गोलीबारी की घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रेटर नोएडा एक बार फिर गूंज उठा। कुछ छात्रों पर दबंगों ने दनादन फायरिंग की, जिससे हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर सामने है। दबंगों ने एक या दो गोलियां नहीं चलाई, बल्कि कई राउंड फायरिंग की। दबंगों के निशाने पर थी ये स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस पर दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने से गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। फायरिंग के निशान गाड़ी के अंदर तक मौजूद हैं। गोली चलने के बाद आसपास लोगों में डर, दहशत का माहौल था। लोगों का कहना है कि मामूली कहा-सुनी के बाद विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। और देखिए, वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति ने पुलिस वालों की नाक में दम कर दिया। आपसी विवाद के बाद आरोपी ने पहले पत्नी को गोली मार दी और फिर बच्चों को भी मारने की कोशिश की। इसके बाद ऐसी जगह वो छिप गया जिसने पुलिस वालों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। गोली की आवाज और घर में मचे शोर के बीच आरोपी की तलाश की जा रही है। थोड़ी देर बाद रामवीर नाम का आरोपी पड़ोसी की छत पर तमंचा लेकर बैठा दिखाई दिया। बड़े साहब आ गए अब। अपने दिल की बात बता दे, कोई किसी भी तरीके की। बताओ रामवीर, क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, तमंचा फेंको, मैं ऊपर आता हूँ। पुलिस लगातार आरोपी को तमंचा फेंकने और छत से नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी। देखिए, सीओ मैडम भी आ गए हैं, ये सारा आ गए रामपुर। बड़े साहब आ गए। देखिए, कोई दिक्कत है भैया? बताओ, कब तक खड़े रहोगे वहाँ? जानकारी मिलते ही सीओ और दूसरे अधिकारी पहुंचे। रिश्तेदारों को बुलाया गया। पुलिस और परिजन घंटों आरोपी को नीचे उतारने की कोशिश करते रहे। अपनी पत्नी शीला की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहां तक अभियुक्त का सवाल है, अभियुक्त घटना कारित करने के बाद एक छत पर चढ़ गया था और उसको सेफली उस छत से उतार लिया गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। हत्या की वारदात रामपुर के थाना सैफनी इलाके की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया की तरक्की के लिए नया रोड मैप पेश किया। उन्होंने दुनिया के सामने बड़े प्लान रखे जो पारंपरिक ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और सिक्योरिटी पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक महत्व से की। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि ये भूमि जहां गांधी जी ने अहिंसा और समानता का संदेश दिया, आज वैश्विक एकजुटता का प्रतीक बनी है। पीएम मोदी ने G20 के सदस्य देशों से वैश्विक सहयोग की अपील की। भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। नेचुरल डिजास्टर्स मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौतियों और एआई पर भी भारत का नजरिया साझा किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया। और आइए अब आपको दिखा देते हैं G20 के 5 बड़े अपडेट्स फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे का आज तीसरा दिन है। G20 शिखर सम्मेलन में आज भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे IBS से नेताओं की भी बैठक होगी। जोहान्सबर्ग में दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा G20 बैठकों का तीसरा सत्र। शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम होगा और रात 9 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी।
G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर रहा जोर। पीएम मोदी ने भारत की तरफ से समिट में रखे कई बड़े प्रस्ताव। कहा कि प्राकृतिक आपदा मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस साल प्राकृतिक आपदा ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी को करना होगा मजबूत। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव भी रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को फायदा होगा। और दिल्ली से मिल रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में एक लड़की का शव मिला है। नाबालिग लड़की के शव मिलने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। लड़की की शिनाख्त यहां पर करने की कोशिशें की जा रही हैं और जैसे ही ये जानकारी लगी, पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम्स मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुटी हुई हैं। पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उससे कई खुलासे होने की उम्मीद है। कैसे लड़की की हत्या की गई और क्यों यहां पर शव फेंका गया, तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश फिलहाल पुलिस कर रही है। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में लड़की का शव मिला, जिसकी वजह से हड़कंप इलाके में मच गया है। नाबालिग लड़की का शव मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। वहीं राजस्थान के सीकर में अचानक सफेद धुआं आने की वजह से हड़कंप मच गया। लोगों को चंद मिनट बाद खांसी होने से सांस लेने में काफी दिक्कतें आने लगी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले लोग सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे। इंडस्ट्रियल एरिया से सटे इलाके में एक स्कूल है जहां के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बच्चों ने जब वार्डन से सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की तो उन्होंने आग से निकला धुआं या फिर धूल समझा, लेकिन समस्या बढ़ती गई। आंख में जलन और एलर्जी की समस्या बढ़ी तो अस्पताल लेकर भागे। 10-12 बच्चे भी हैं, 15-20 हमारे मतलब मोहल्ले की जो महिलाएं हैं ना, महिला और बच्चों पे ज्यादा हुआ है। इसका जो है कोई उम्र में बुजुर्ग है उसके ज्यादा हुआ है ये। अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों और स्थानीय लोगों की तबीयत ठीक बताई जा रही है। ऐसे लग रहा है शायद कोई गैस वगैरह कहीं कुछ लीकेज या हो सकता है कोई बर्न वगैरह से भी कोई धुआं उठाओ, उससे इनको सांस लेने में सबको दिक्कत आई है। मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका के चलते अस्पताल में तैयारी पूरी कर ली गई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कई ऑक्सीजन बेड तैयार रखे हैं। और दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। धमाका केस में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई है। तुफैल नियाज नाम के एसी मैकेनिक की गिरफ्तारी हुई है। तुफैल पर उमर फारूक के संपर्क में होने का भी शक है। तुफैल नियाज के AK-47 सप्लायर होने का भी यहां पर अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। ऐसे में जब जांच होगी, जब पूछताछ होगी तो और भी खुलासे यहां पर तुफैल के माध्यम से हो सकते हैं। तो दिल्ली कार धमाके की जांच लगातार जारी है और इस केस में जम्मू कश्मीर से एक और गिरफ्तारी हुई है। तुफैल नियाज नाम के एक मैकेनिक की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। तुफैल पर उमर फारूक के संपर्क में होने का भी शक है। साथ ही साथ तुफैल नियाज AK-47 सप्लायर भी हो सकता है, यह अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। वहीं तेलंगाना में 37 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया, जिनमें CPI माओवादी के 3 स्टेट कमेटी मेंबर्स भी शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में छत्तीसगढ़ के भी कई नक्सली शामिल हैं। कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सल संगठन को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। तेलंगाना में 37 सक्रिय नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया, जिनमें 3 स्टेट कमेटी सदस्य शामिल हैं। सरेंडर करने वाले 37 नक्सलियों में से 7 ने उनके पास मौजूद भारी हथियार भी पुलिस को सौंप दिए। इनमें एक AK-47, 2 SLR, 4 303 राइफल, 1 G3 राइफल और 346 जिंदा कारतूस शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों की सख्त रणनीति और तेजी से चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशनों के बीच जहां एक और कई मुठभेड़ हो रही हैं, तो दूसरी तरफ संगठन के भीतर आत्मसमर्पण की लहर तेज हो गई है। इसी के तहत तेलंगाना में 37 नक्सलियों ने राज्य के DGP के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में कई बड़े और लंबे समय से सक्रिय नाम शामिल हैं, जिन पर भारी इनाम भी घोषित था। इनमें से ज्यादातर भूमिगत थे और जंगलों में ही रहा करते थे। हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए इन नक्सलियों को तेलंगाना पुलिस ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि भी दी। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां से हादसे का एक ऐसा खतरनाक वीडियो आया सामने जो सड़क पर रफ्तार वाली मुसीबत का जीता जागता सबूत है। इसके चलते एक तेज रफ्तार कार पिकअप वैन से जा टकराई।
फिर वही हुआ जिसका डर था। बिल्कुल फिल्म स्टंट के अंदाज में कार कई बार पलटती चली गई। 100 की बेकाबू स्पीड से दौड़ती कार ने पहले पिकअप को टक्कर मारी। पिकअप तो जोरदार टक्कर से ढलान की वजह से नीचे की ओर चली गई, लेकिन कार कई बार पलटी और फिर सीधी हो गई। जोरदार टक्कर से पिकअप में रखा सारा सामान फ्लाईओवर पर इधर उधर बिखर गया। बताया जा रहा कि बोलेरो का ड्राइवर गाड़ी वहां खड़ी करके फरार हो गया। यह हादसा बताता है कि गाड़ियां भगाइए, लेकिन काबू रफ्तार में, ताकि हाहाकार से बचा जा सके, जीवन बचाया जा सके। और वहीं गुजरात के राजकोट से भी हादसे की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक गली के चौराहे पर कार और स्कूटी की टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार को गंभीर चोट लगी है। बीच सड़क लापरवाही कैसे भारी पड़ी, ये तस्वीर उसका जीता जागता सबूत है। हादसे से पहले स्कूटी सवार मोबाइल रखने निकालने में ही बिजी था और तभी अचानक से सामने कार आ गई और वो भिड़ गई। इस दौरान न कार सवार ने चौराहे पर ब्रेक लगाया और न ही बाइक सवार। वो तो शनिवार का दिन था और सुबह का वक्त होने की वजह से सड़क खाली थी, नहीं तो हादसा भयानक भी हो सकता था। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। लूट की स्कूटी और कैश भी किया गया है बरामद। 18 नवंबर को बदमाशों ने स्कूटी की लूट की थी और उसके बाद से लगातार पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी। मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। लूट की स्कूटी और कैश भी इनके पास से मिला है। 18 नवंबर को बदमाशों ने स्कूटी लूटी थी। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार लेफ्ट समर्थक कुछ छात्रों ने गुंडागर्दी की है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि यह छात्र राजनीति है या फिर गुंडागर्दी। तस्वीरें जेएनयू कैंपस की हैं, जहां लेफ्ट समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। सुरक्षाकर्मियों के रोकने के बावजूद लेफ्ट समर्थक छात्र मानने को तैयार नहीं हुए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि लेफ्ट समर्थक छात्र छात्राओं ने सेंट्रल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर लगी मशीनों को तोड़ने की कोशिश की और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक स्कूल की प्रिंसिपल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे प्रिंसिपल 9वीं की छात्रा को जान से मारने की धमकी दे रही है। मामला पिलखुआ के वीआईपी इंटर कॉलेज का है। बौखलाई हुई, धमकाती हुई ये मैडम प्रिंसिपल के जिम्मेदार पद पर तैनात हैं, लेकिन भाषा गुंडों वाली है। जो करना वो कर लीजिए। तो आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी। सुनो, अगर मेरी मैम मेरी बात सुनो, आप सीसीटीवी में मुझे दिखाओ। आप ये सब कुछ छात्रा के परिजनों के सामने हुआ। हालांकि अभी तक आरोपी प्रिंसिपल पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध बाजार पर बुलडोजर चलाया गया। करीब 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों वाली ये 2 मंजिला मार्केट अवैध रूप से यहां पर बनाई गई थी। दुकानों पर जैसे ही बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला, आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बरेली दंगों के मास्टरमाइंड आरिफ ने यह निर्माण अवैध तौर पर बनाए थे, जिसे गिराने के लिए प्राधिकरण ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। बीडीए की टीम ने पहले चारों ओर से इलाके को घेर लिया और फिर उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर पुलिस प्रशासन की यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले प्राधिकरण उसकी कई संपत्तियों पर शिकंजा कस चुका है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राज्यों की टॉप 5 खबरें।
पंजाब के लुधियाना में पर्स के शोरूम में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान के सीकर में जहरीले धुएं की वजह से कई बच्चे बीमार हो गए। तबियत बिगड़ने पर कराया गया उन्हें अस्पताल में भर्ती। औद्योगिक क्षेत्र और बस डिपो के पास अचानक बढ़ गया था धुआं। तेलंगाना में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 स्टेट कमेटी मेंबर भी शामिल। सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए दिए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी पुनर्वास में मदद। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में 10वीं क्लास के छात्र की मौत के मामले में स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और उनके अभिभावकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले में सस्पेंड किए गए थे 4 शिक्षक। मुंबई के बोरीवली में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय क्यों छोड़ा, इसका जवाब अभी तक ढूंढा जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए के सहयोगी दल भी इस बात से हैरान है, तो विरोधी इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिए जाने से जीतन राम मांझी भी हैरान है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, एडजस्टमेंट की बात है। अभी तक हम लोग यही जानते रहे हैं कि ये विभाग अपने पास चीफ मिनिस्टर रखते हैं। उधर कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। समझ में आता है कि अब बिहार की स्थिति क्या होगी। कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी। इस बीच सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। इस मुद्दे पर सियासत कुछ दिनों तक चलती रहेगी, लेकिन गृह विभाग संभालना सम्राट चौधरी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो वहीं देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के 2 दिनों के बिहार दौरे पर वो दोनों दिनों में कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे, जहां से उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। सीमांचल से ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पूरी पिक्चर बाकी है। याद रखो, सीमांचल जाग चुका है, सीमांचल जाग चुका है। अब बिहार का कोना कोना जागेगा इंशाअल्लाह ताला। जनसभा के दौरान ओवैसी ने नीतीश कुमार को शर्त के साथ समर्थन का भी ऐलान कर दिया। पटना में जो सरकार बनी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। ओवैसी ने अपने विधायकों को लेकर जब लोगों से बात की तो लोग जोश से भर गए। मुझे यकीन है कि बिहार की विधानसभा में हमारे 5 एमएलए जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि मेरी विधानसभा में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। इस दौरान ओवैसी ने विरोधियों पर भी हमला बोला। जो लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूं, भाई साहब, कभी आईने में तुम्हारा चेहरा देख लो, तुम्हारा चेहरा बड़ा डरावनी नजर आता है चुनाव के बाद। आप हमको उंगली मत उठाओ, तुम देख लो कि तुम्हारी वजह से क्या क्या परेशानियां आती हैं। इस बार भी ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीती हैं और बता दिया है कि उसे कमतर आंकना ठीक नहीं होगा। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल के लिए लड़ता था, लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है दीपक प्रकाश का नाम। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। कुछ दिन पहले ही विदेश से वो वापस आए थे और अब मंत्री बन गए हैं। दीपक प्रकाश ने आज पटना में औपचारिक तौर पर पंचायती राज मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। विभाग के कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर नए मंत्री का स्वागत किया, लेकिन कुछ देर बाद ही दीपक प्रकाश वहां पर मौजूद पत्रकारों से उलझ बैठे। दीपक प्रकाश मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अभी वो ना ही विधायक हैं और ना ही एमएलसी। ऐसे में 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। और वहीं देश के कई राज्यों में बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौतों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। यहां तक कि लगातार बढ़ रहे मामलों से चुनाव आयोग भी टेंशन में आ गया है। सुसाइड का एक मामला पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से आया है, जहां बूथ लेवल ऑफिसर रिंकू तरफदार ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी।
पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसपे काम के दबाव और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र है। परिजनों के मुताबिक रिंकू रात में एकदम नॉर्मल थी और सुबह से तनाव में थी। टीएमसी ने जहां एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग की है, वहीं अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीएलओ बड़े पैमाने में परेशान है कि करें क्या, ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना, और उनपे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है और जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। देश भर के अलग अलग जिलों से बीएलओ सुसाइड के 12 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने मामले पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में बीएलओ की हो रही मौत पर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने जहां एसआईआर को बीएलओ की जान का दुश्मन बताया है, तो वहीं टीएमसी भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीएलओ पर काम जल्दी पूरा करने का भारी दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते कहीं बीएलओ की जान जा रही है तो कहीं बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी और ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को वोट चोरी का नया हथियार बना लिया है और यही हथियार लोगों की जान ले रहा है। उधर ममता बनर्जी ने कृष्णानगर की उस महिला बीएलओ की तस्वीर साझा की जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दबाव के चलते सुसाइड कर लिया। ममता बनर्जी ने पूछा, अभी हमें कितनी और लाशें देखनी पड़ेंगी। टीएमसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दबाव के चलते बीएलओ समेत 34 लोगों की जान जा चुकी है और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है ताकि एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाया जा सके। और आइए बात करते बिहार की, जहां पर महागठबंधन की हार ने बीजेपी को हमले का एक नया मौका दे दिया है। अब बीजेपी के कई नेता ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दिल्ली का इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है। ये दावा इस बार बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया है। गठबंधन टूटने के कगार पर है। राहुल गांधी का नेतृत्व अब कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है और आप देख लीजिएगा बहुत जल्द ही इंडी गठबंधन में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यह गठबंधन चुनाव के वक्त आपस में ही लड़ता रहा। जमीन पर कांग्रेस लड़ी नहीं, आपस में लड़ रहे थे। सीट बंटवारा हो या फिर आपसी समन्वय, बिहार चुनाव के दौरान महागठबंधन के अंदर आखिरी दिन तक मतभेद नजर आए थे। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां के करीमनगर से हैरान कर देने वाला एक मामला आया है सामने। यहां पर एक महिला ने अपने 7 महीने के नवजात को 6 लाख रुपए में बेच दिया। सीसीटीवी में दिखाई दी ये महिला अपने बच्चे को गोद में लिए जा रही है। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी कार में कस्टमर उसका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला कि महिला आर्थिक तंगी में जी रही थी, इसलिए उसने 6 लाख में अपना बच्चा राय मल्लू और लता दंपत्ति को बेच दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे को बरामद कर लिया है। वहीं बच्चे की मां खरीदार दंपत्ति समेत 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस देश में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर अंधविश्वास का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसने स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खोलकर रख दी। दरअसल कवर्धा के रेंगाखार गर्ल्स हॉस्टल में कुछ लड़कियां बेहोश होकर अस्पताल में गिरने लगी। सभी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब इलाज के अभाव में शिक्षकों ने झाड़ फूंक से इलाज कराना शुरू कर दिया। युवक बेहोश लड़की को कभी पानी पिलाता तो कभी टोटका करता। जब पत्रकारों ने ऐसा करने की वजह पूछी तो उल्टा टीचर ने कहा कि इलाज और टोटका दोनों जरूरी है। आपको कैसे लगता है सब बाबा हनुमान ठीक कर देंगे, डॉक्टर ठीक करेंगे, बताइए आप जरा। डॉक्टर भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। 3 छात्राओं के एक साथ बेहोश होने की घटना से छात्रावास की अन्य छात्राएं भयभीत हैं। वहीं अस्पताल में झाड़ फूंक की जानकारी सामने आने के बाद मामले पर सवाल उठने लगे हैं। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। 25 नवंबर को विवाह पंचमी है और उसी दिन अयोध्या के राम मंदिर पर केसरिया रंग की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। उससे पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने धर्म ध्वजा के बारे में खास जानकारी दी। शिखर की कुल ऊंचाई लगभग 170 फीट है। ये कानपुर में बना है। नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि राम मंदिर से संबंधित सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर का परकोटा भी बनकर तैयार है। यही नहीं, भगवान राम के जीवन प्रसंग से जुड़े 7 अन्य मंदिर भी परिसर में बनकर तैयार हैं। यानी मंदिर का रूप और भव्य हो चुका है। यह पताका जो है वह मैकेनिकली और रोप के ज्वाइंट एफर्ट से, जो कि वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस रोप को खींचेंगे
तो वह पताका नीचे से 165 170 फीट से भी ऊपर जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने बातचीत में यह भी बताया कि जब वो पीएम मोदी को न्योता देने गए थे, उस वक्त मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने की जब उन्हें जानकारी दी तो पीएम मोदी बहुत खुश हुए और उन्होंने इसका स्वागत किया। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। मदनी के मुताबिक दुनिया में जहां मुस्लिम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान उन्होंने अल फलाह पर भी बयान दिया। मदनी ने कहा, न्यूयॉर्क और लंदन में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा। मदनी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी की हिमायत करते हुए इसे मुसलमानों के उत्पीड़न से जोड़ दिया। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। इधर बीजेपी ने बयान को पूरी तरह भड़काऊ बताते हुए इसकी आलोचना की है।